चले, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन में अब हमें ये पढ़ना है कि स्केलेटन से रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ड्यू टू स्केलेटल डिफॉर्मिटी हमारे अंदर जो है वो बन सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस ये एक वो कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी की जो बैकबोन होती है, उसकी जो वर्टिब्रीज होती हैं वो ओवर ग्रोथ कर जाती है, और ओवर ग्रोथ करने की वजह से उनके अंदर एक डिफॉर्मिटी आ जाती है, और जो नर्व्स होती हैं वो प्रेस होना शुरू हो जाती है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपको पता है नर्व्स होती हैं, आप स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स जा रही होती हैं। अब अगर आपका वर्टिब्रल कॉलम जरूरत से ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में गैप कम हो गया है, तो इससे क्या होगा, प्रेसिंग होगी, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएगा, ये कार्टिलेज जो है ये बहुत ज्यादा प्रेस होना शुरू हो जाएगा, और इसके प्रेस होने की वजह से नर्व्स प्रेस होंगी। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। तो स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब है एबनॉर्मल और डीजेनरेटिव चेंज इन द वर्टिब्री। वर्टिब्री के अंदर एबनॉर्मल या डीजेनरेटिव चेंज आ जाए, कोई कोई खराबी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कोई ऐसी भारी चीज हो जो आपके वर्टिब्रल कॉलम से आकर हिट हो जाए और आपकी वर्टिब्रल कॉलम डैमेज हो जाए, उसमें कोई डीजेनरेटिव चेंज आ जाए और जिसकी वजह से नर्व्स प्रेस होना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है बेटा। अब स्पॉन्डाइलोसिस का हमें कैसे इसके कॉजेज होंगे, किन किन वजहों से स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है। तो देखिए, एक वजह तो आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि नॉर्मल जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो ऐसा होता है, नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम ऐसा है। लेकिन अगर किसी को स्पाइंडोलिसिस हो जाएगा, तो स्पाइंडोलिसिस का सबसे बड़ा कॉज ये है, स्पॉन्डाइलोसिस का सबसे बड़ा कॉज ये है कि इसमें जो बोन्स की गैप होता है, जैसे आप यहाँ देखें गैप प्रॉपर नजर आ रहा है आपको, लेकिन इसमें आप देखें अब ये गैप कैसा हो गया है, तो ये गैप जो है वो कम हो जाता है क्योंकि बोन्स ओवर ग्रोथ कर जाती है। अगर आपकी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो इस जरूरत से ज्यादा ग्रोथ की वजह से जो गैप होगा वो कम हो जाएगा, और इस गैप कम होने की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर की वजह से नर्व्स दबेंगी, ये नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, और इसी वजह से आपको कमर में बहुत शदीद दर्द होता है। इस कंडीशन को कहा जाता है स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि बोन्स में ओवर ग्रोथ हो जाए तो इस कंडीशन को हम स्पर बोलते हैं, स्पर। तो बोन स्पर का मतलब है ओवर ग्रोथ इन द बोन, ओवर ग्रोथ इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो यहां पर पहली बात यही होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल आउटग्रोथ हो जाएगी जिसको स्पर कहा जाता है। एबनॉर्मल आउटग्रोथ की वजह से ये वाली कंडीशन हो जाती है। नैरोइंग ऑफ द गैप बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, देखिए गैप जितना होना चाहिए उससे बहुत कम हो गया है, गैप बहुत कम हो गया, तो गैप कम होने से प्रेशर ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा होने से पेन होता है, नर्व डैमेज होती है, जो नर्व्स निकल रही हैं ये डैमेज शुरू हो जाएंगी, दबना शुरू हो जाएंगी, प्रेस होना शुरू हो जाएंगी, जिससे फिर पेन जनरेट होगा। डीजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है आप देख रहे हैं वो भी डीजनरेट हो गई है, वो भी खराब हो गई है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क खराब हो जाएगी, गैप कम हो जाएगा, और बोन जरूरत से ज्यादा फैल जाएंगी। तो और उसके अलावा एक और वजह भी है, एजिंग, बुढ़ापा, बुढ़ापे की वजह से भी हो जाता है। समटाइम बुढ़ापे की वजह से जो इंटरवर्टिब्रल जो कॉलम है वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो ये सारे इसके कॉजेज हैं, ये सारी इसकी वजह है जिन वजहों से स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है। अब हम आते हैं इसकी मेजर साइट्स ऑफ डिफेक्ट्स पर। ज्यादातर बॉडी में किन जगहों पर होता है, या वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए, हमारा वर्टिब्रल कॉलम अगर है तो वर्टिब्रल कॉलम में एक तो नेक रीजन में बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर सर्वाइकल रीजन में ज्यादा हो गई है, सर्वाइकल में ज्यादा होगा। दूसरा, ये थोरेसिक में भी कभी कभी होता है, थोरेसिक में भी समटाइम हो जाता है। और उसके अलावा ये जो आखिरी वाला हिस्सा है, लंबर, लंबर रीजन, इसके अंदर भी ये ज्यादा देखा जाता है। तो ज्यादातर केसेस में या तो यहाँ पे डैमेज आता है, या यहाँ डैमेज आता है, या यहाँ डैमेज आता है, या तो सर्वाइकल में होगा, या थोरेसिक में होगा, या लंबर में होगा। लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में, बहुत मेजर जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर सर्वाइकल और लंबर वाला आपको बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डालोसिस ये मोस्ट कॉमन है। थोरेसिक वाला उस तरह से थोड़ा कम होता है, गर्दन में ज्यादा हो जाता है ये, और लोअर बैक में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये दो केसेस हैं जो इसकी मेजर साइट है, मेजर
जो ज्यादातर जो लोगों को स्पॉन्डिलोसिस होता है वो या तो गर्दन में हो जाता है या कमर के लोअर बैक में हो जाता है, तो ये देखा जाता है ज्यादातर केसेस। उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है? तो एक तो शरीर पेन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां पर आपकी नर्व्स प्रेस हो रही हैं तो वहां से दर्द जनरेट होगा, वहां से पेन आता है। तो एक तो पेन बहुत ज्यादा, नमनेस हो जाती है। नमनेस का मतलब उर्दू में आपको बताया था, सुन हो जाना। वो जगह आपकी सुन हो जाती है, मतलब ये है कि आपको उस जगह पे कोई फीलिंग ही नहीं आ रही होती, एक बिल्कुल सुन होने का एहसास हो रहा होता है। जैसे आपने कभी नोट किया होगा, कभी आप एक ही करवट पे बैठ जाते हैं तो आपका पैर बिल्कुल सुन हो जाता है ना। और जब पैर सुन हो जाते हो तो एक अजीब सी सनसनाहट पैर के अंदर होती है। तो पहले तो नमनेस होगी, वो जगह सुन हो जाएगी पूरी, और उस पर टिंगलिंग होती है। टिंगलिंग का मतलब है सनसनाहट, ऐसा लगता है कोई बहुत सारी सुइयां चुभ रही हैं, उस जगह पे सुइयों चुभने का एहसास जनरेट होता है। और एक अजीब सा दर्द जनरेट होता है, एक्स्ट्रा इम्पल्सिस बनती हैं, उन एक्स्ट्रा इम्पल्सिस की वजह से सनसनाहट पैदा होती है और एक सुइयां चुभने का एहसास, कमर में दर्द फील हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं नमनेस। तो टिंगलिंग जनरेट होती है, ये बैक से जनरेट होगी, पूरे हाथों में, सर में, हाथों में, पैरों में, ठीक है ना, बैक में पूरी सनसनाहट टाइप की फील हो रही होती है, और पेन बहुत ज्यादा होता है, और नमनेस हो रही होती है, वो जगह सुन टाइप की फील हो रही होती है। बस कोई उठने का, बैठने का, चलने का, काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। दिल कर रहा होता है कि बस हम एक जगह लेट जाए और कोई हमारी जो है वो मालिश करता रहे, या कोई जो है उसको प्रेस करता रहे नर्व्स को, जिससे हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जब इसके सिम्टम्स होते हैं, जब स्पॉन्डिलोसिस होता है। ठीक है बेटा, नमनेस और टिंगलिंग ये सब आपके लिए थोड़े नए वर्ड होंगे। तो नमनेस का मतलब याद रखिए सुन हो जाना, और टिंगलिंग का मतलब होता है सुइयां चुभने का एहसास होना, या बहुत सारी नीडल्स एक साथ चुभ रही होती हैं, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, ये अक्सर तब भी होता है जब आपको, जब पैर सुन हो जाता है और ब्लड एक साथ फ्लो करता है ना, तो आपको पैर के अंदर छोटी छोटी सुइयां चुभने का फीलिंग आती है, और पैर के अंदर कुछ चीजें चलने का फील आ रहा होता है, तो उसको भी टिंगलिंग फीलिंग कहते हैं, टिंगलिंग्स कहा जाता है उसको। ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद अगला डिसऑर्डर है हमारा शार्टिका। शार्टिका, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। ये एक नर्व होती है, एक नर्व होती है यहाँ पर, इस नर्व को हम कहते हैं शार्टिका नर्व। ये नर्व आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व है। द लार्जेस्ट स्पाइनल नर्व इज शार्टिका प्लेक्सिस। इस नर्व को हम कहते हैं शार्टिका प्लेक्सिस। ये नर्व अगर किसी भी वजह से डैमेज हो जाए, इस नर्व में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, या फर्ज कर ले जैसे आपको यहाँ पे अगर किसी शख्स की इस जगह पर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, तो अगर यहाँ स्पॉन्डिलोसिस हो जाए, या डिस्क स्लिप हो जाए, या यहाँ पर जो है कोई ऐसी एब्नॉर्मेलिटी हो जाए, तो उसकी वजह से अगर ये नर्व प्रेस होने लग जाए, तो ये पूरी नर्व आपकी डैमेज हो जाएगी, और ये नर्व जहां जहां जा रही है वहां वहां आपको पेन होगा। यानी कि इस नर्व की जितनी ब्रांचेस हैं, चूंकि वो आपकी पूरी लेग्स में है, तो आपको पूरी लेग के अंदर एक पेन फीलिंग आएगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं शार्टिका। उर्दू जबान में आमतौर पर इसको अर्कुन निसा कहा जाता है, क्योंकि अक्सर औरतों के अंदर ये कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा देखने में आती है। फीमेल्स में अक्सर डिलीवरी केसेस के दौरान ये नर्व डैमेज हो जाती है। फीमेल में समटाइम कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ये नर्व खराब हो जाती है, तो इस वजह से फीमेल में ये कंडीशन थोड़ी ज्यादा होती है। इसको हम कहते हैं शार्टिका प्लेक्सिस नर्व का डैमेज। तो शार्टिका प्लेक्सिस नर्व किसी भी वजह से अगर डैमेज हो जाए, किसी इंजुरी की वजह से डैमेज हो जाए, स्पॉन्डिलोसिस की वजह से डैमेज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं शार्टिका। ठीक है, कंप्रेशन और इंजुरी इन द शार्टिका नर्व। शार्टिका नर्व में या तो इंजुरी हो जाए या वो कंप्रेस होना शुरू हो जाए, तो इसकी वजह से आपकी पूरी लैग में पेन फील होगा। इस दर्द की कैफियत को, इस दर्द की कंडीशन को, पेन की कंडीशन को हम कहते हैं शार्टिका। अच्छा, अब इसके क्या कॉजेज होते हैं? इसके कॉजेज या तो फिजिकल ट्रॉमा होगा। फिजिकल ट्रॉमा का मतलब है कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपका कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाए कि जिसमें आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम का जो लोअर बैक है वो हिट हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, शार्टिका प्लेक्सिस नर्व डैमेज हो गई। शार्टिका प्लेक्सिस नर्व किसी भी वजह से अगर डैमेज होती है तो पूरी टांग के अंदर पेन फील होता है, इसको हम कहते हैं फिजिकल ट्रॉमा। फिर स्पॉन्डिलोसिस हो जाए, अभी बताया, अगर स्पॉन्डिलोसिस लोअर बैक पे हो रहा है तो उसमें शार्टिका होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डिस्क स्लिप आगे आगे कंडीशन है, डिस्क स्लिप क्या होता है इसको मैं आपको पूरा एनिमेशन से क्लियर करूंगा। डिस्क स्लिप हो जाए अगर आपकी पूरी वर्टिब्रल कॉलम के लोअर बैक में, अगर डिस्क स्लिप हो जाए तो उसकी वजह से भी शार्टिका प्लेक्सिस नर्व डैमेज हो सकती है, और अगर ये नर्व डैमेज होगी तो फिर आपको शार्टिका हो सकता है। ठीक है,
अच्छा, दूसरा है हमारे पास इसके सिम्टम्स। इसके क्या सिम्टम्स होंगे? तो इसके सिम्टम सिंपल ये है कि देखिए नर्व डैमेज हो रही है तो पहले सिम्टम, पहले दर्द आपको सिर्फ उस डैमेज वाली साइड पर होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द फैलता जाता है, बड़ा होता जाता है, और वो दर्द फिर आपकी पूरी टांग में फैल जाता है। पहले लोअर बैक से पेन शुरू होता है और वो पेन आहिस्ता 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 ट्रेवल करता हुआ पूरी लैग के अंदर ट्रेवल कर जाता है। तो पेन ओरिजिनेट इन द लोअर बैक, पेन लोअर बैक से ओरिजिनेट होता है एंड रेडिएट डाउन द लैग, और लैग के अंदर पूरा रेडिएट कर जाता है, लैग के अंदर फैल जाता है। यही इसका सबसे बड़ा सिम्टम है। ठीक है, जब भी आपकी एक टांग में दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा फैल रहा है तो इस कंडीशन को फिर हम शाटिका कहेंगे। इसका मतलब शाटिका नर्व डैमेज हुई है। अच्छा जी, उसके बाद अगली डिसऑर्डर हमारे पास आता है डिस्क स्लिप। अच्छा, शार्टिका और स्पॉन्डिलोसिस में कोई सवाल तो नहीं है बेटा? शार्टिका और स्पॉन्डिलोसिस बिल्कुल क्लियर है, हानिया को भी और जवेरिया को भी। हानिया और जवेरिया दोनों को शार्टिका का जो डिसऑर्डर था और स्पॉन्डिलोसिस था वो क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं। अब हानिया भी बता दें, हानिया भी बता दें। कोई सवाल पूछा करें, आप लोग तो बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक बैठे हुए होते हैं। कुछ क्वेश्चन वश्चन किया करें, कुछ पूछा करें, ये तो इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। खैर कोई मसला नहीं। ठीक है, हानिया को सब क्लियर हो रहा है बेटा? चले वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास अगला डिसऑर्डर है, वो है डिस्क। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ और बहुत तवज्जो के साथ आप वो एनिमेशन देखेंगे। ठीक है बेटा? अगला है हमारे पास डिस्क स्लिप। इसका मैं आपको एनिमेशन के जरिए इसको जरा क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको आप। नाउ ये देखिए, अब हम आते हैं डिस्क स्लिप की तरफ। ये चलिए देखिए जरा यहाँ पर, देखिए ये क्या है हमारा, ये बॉडी है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं इस वीडियो को, तो आप यहाँ देखें, ये हमारा आप शो किया वर्टिब्रल कॉलम। इसमें वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पर है? ये आ गया वर्टिब्रल कॉलम बेटा। इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रहा है ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम। ये होगा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है ये क्या चीज है? ये मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी। इसका नाम कौन बता रहा है मुझे? हानिया और जवेरिया में से कौन पहले मुझे इस जगह का नाम बता रहा है, इस डिस्क का नाम मुझे बताएगा? ये मैंने कुछ देर पहले आपको इसका नाम बताया था। ये जो डिस्क आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होती है, इनका नाम कौन बता रहा है हानिया और जवेरिया में से? जल्दी से बेटा, जल्दी से, कंपटीशन है ये। हानिया और जवेरिया में से कौन मुझे पहले इस डिस्क का नाम टाइपिंग में बता रहा है? हाँ, हानिया और जवेरिया जल्दी से बताइए। इस डिस्क का नाम बताना है कि इस डिस्क का नाम क्या है। इस डिस्क का नाम बता दें जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जवेरिया आमिर और हानिया असफर में से कोई एक जल्दी से बताया बेटा। इस डिस्क का नाम मैंने आपको बताया कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो डिस्क होती है, इस डिस्क का एक नेम बताया था मैंने, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हानिया ने बिल्कुल सही बताया है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बेटा जवेरिया आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट किया करें। तो ये है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्टिब्रीज के बीच में होती है, इसलिए बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ये याद रखिएगा कि बेटा ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इसकी अपनी कुछ स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर जरा आपको समझना है। अब जरा ध्यान से देखें, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अब इसके दो हिस्से होते हैं, एक इसके अंदर का हिस्सा होता है और एक इसके बाहर का हिस्सा होता है। इसके जो बाहर बाहर का हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसको जो आउटर पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस आउटर पोर्शन को हम कहते हैं एनुलस फिब्रोसिस। और इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, इसके अंदर का जो पार्ट है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। तो न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फिब्रोसिस, ये इसके दो रीजन्स होते हैं, इस डिस्क के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दो हिस्से हैं जिससे आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो बनती है। तो यहाँ पर वैसे ही आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब आप जरा अगले उसमें देखें जरा। नाउ ध्यान से देखें, ये देखें, अभी हम वही चीज दिखा रहे हैं दोबारा से। एक मिनट, हाँ अब देखिए जरा, ये आपका हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क को अंदर से दिखा रहे हैं।
ये हम आ गए इसके अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो बाहर बाहर का हिस्सा होता है, ये जो आउट पार्ट है, जो फिब्रस है, इसको हम अलग नाम देते हैं। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है, इसको अलग नाम दिया जाता है। इसका जो बाहर का हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं फिब्रस, इसको हम कहते हैं एन्युलस फिब्रोसिस, इसको हम कहते हैं एन्युलस फिब्रोसिस। और जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो ये दो हिस्से होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है और एक इनर पार्ट होता है। आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो ज्यादा टफ होगा। तो याद रखिए, एनुलस फिब्रोसिस होता है ना, ये बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। तो ये दो रीजन हो गए, एनुलस फिब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसस, ये दो पार्ट होते हैं। अब आप देखें इसमें मसला ये किस वजह से होता है, डिस्क स्लिप। तो देखिए, अगर होगा होगा ये कि किसी भी वजह से अगर आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो बाहर वाला हिस्सा है वो डैमेज होना शुरू हो जाए, आप देख रहे हैं डैमेज हो रहा है, ये देखें न्यूक्लियस, इसका जो बाहर वाला हिस्सा है एनुलस फिब्रोसिस जो है, अगर ये डैमेज होना शुरू हो जाए, और ये आप देख रहे हैं डैमेज हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा डैमेज हो रहा है। अब इसके डैमेज होने से क्या होगा, इसके डैमेज होने से क्या होगा कि इसका अंदर का जो हिस्सा है ये यहाँ से लीक होना शुरू हो जाएगा और बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे ये जो नर्व है ये डैमेज होगी। ये जो नर्व आपको नजर आ रही है, ये वाली नर्व, ये नर्व इसके बाहर निकलने से, यानी कि एनुलस फिब्रोसिस अगर टूट जाए, तो वो जो अंदर का हिस्सा होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। और उस लीक आउट होने से जो नर्व है वो डैमेज होगी, और नर्व के डैमेज होने से फिर पेन होगा। इस कंडीशन को कहा जाता है डिस्क स्लिप। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिएगा आप, कि ये जो कंडीशन है जिसको हमने नाम दिया है डिस्क स्लिप का, इसको एक एक और बात कही जाती है, इसको मिसलीडिंग टर्म कहा जाता है। क्योंकि आप कंडीशन में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी डिस्क स्लिप नहीं हुई, यहाँ पे डिस्क टूट गई है। तो असल में ये तो ब्रेकिंग ऑफ डिस्क है, लेकिन पुराने जमानों से जब शुरू से इस बीमारी को समझते थे कि डिस्क शायद अपनी जगह से हट गई है, असल में ऐसा नहीं हो रहा। असल में तो डिस्क टूट रही है, आप देख रहे हैं डिस्क टूट रही है इसके अंदर, और इसके अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है। इसको हम हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि हर्निया का मतलब भी ब्रेक डाउन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो अंदर का लिक्विड वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये देखें आप, इससे क्या होगा, इससे एक पेन जनरेट हो रहा है। अब ये देखें नर्व डैमेज हो गई, ये नर्व यहाँ से डैमेज हो गई, इसका जो अंदर का लिक्विड है जब वो बाहर आएगा, तो उसके बाहर निकलने से ये नर्व से टकराएगा, और जब नर्व से टकराएगा तो उससे दर्द होगा, पेन होगा, नंबिंग होगी और टिंगलिंग होगी। तो वो सारी कंडीशंस के अंदर देखी जाती हैं। तो इसकी वजह से फिर पूरा पेन जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से जो पेन बन रहा है, ये पेन इसी वजह से जनरेट हो रहा है, क्योंकि नर्व डैमेज हो गई है। तो एक आप पूरा बैक करके देख लें, ये देखें ये नर्व्स थी, ये न्यूक्लियस फिब्रोसिस था, और अब ये इस तरह से हो रहा है। तो ये पूरा पार्ट जो है वो क्या होना शुरू हो गया बेटा, डैमेज होना शुरू हो गया, और इसके डैमेज होने से नर्व डैमेज हो गई। इस पूरी कंडीशन को कहा जाता है डिस्क स्लिप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिस्क स्लिप कहा जाता है। और ये एक मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि असल जो बीमारी है वो कुछ और है, और नाम जो रखा है वो कुछ और बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए नाम बीमारी के साथ मैच नहीं करता। ये बात आप एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिएगा कि अक्सर इसको इस तरह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा। तो अगला, अब जब देखते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको डिफाइन किस तरह किया गया है। तो देखिए डिस्क स्लिप क्या होता है। डिस्क स्लिप की आपको डेफिनेशन देखें आप, ब्रेकिंग ऑफ आउटर रिंग, आउटर रिंग का ब्रेक हो जाना, प्रोट्रूजन हो जाना ऑफ इनर पोर्शन ऑफ द कार्टिलेजिनस डिस्क का, अंदर वाला जो हिस्सा है बाहर आना शुरू हो जाए, प्रोट्रूज हो जाए, प्रोट्रूजन कर जाए, बाहर निकल जाए, फैल जाए, और इससे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो नर्व्स हैं वो प्रेस होना शुरू हो जाए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्क स्लिप भी कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं, और प्रोलैप्स डिस्क भी कहा जाता है। इस कंडीशन के तीन नाम होते हैं। अब आते हैं हमारे पास के कॉजेस। तो ये इंजुरी की वजह से भी हो सकता है, ये वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। समटाइम वीकनेस की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से वो जो बाहर का रिंग है वो टूट जाता है, और फिर उसके अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आके फैल जाता है। तो समटाइम वीकनेस की वजह से भी होता है ये, और फिजिकल ट्रॉमा, कोई इंजुरी, कोई जख्म, कोई एक्सीडेंट की वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पेन होगा, शदीद पेन होगा, एक्सटेंड टू द आर्म्स और लेग्स, आपके आर्म में, आपके लेग्स में शदीद पेन होगा, रेडिएट होगा, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट होगा बहुत, क्योंकि कमर में दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट की कंडीशन हो जाती है।
और नमनेस होगी, वो जगह सुन हो जाएगी, वहां पे टिंगलिंग की कंडीशन होगी। तो ये सारी बातें देखी जाती हैं कब, जब इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। अब आखिरी डिसऑर्डर है हमारे पास आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब सिंपल जोड़ों में दर्द। जॉइंट्स अगर खराब हो जाए, जॉइंट्स में पेन हो जाए तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। जॉइंट में इंफ्लेमेशन हो जाए, डीजनरेशन हो जाए तो उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस के कॉजेस क्या हैं? या तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम हो जाए, कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाए। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाए। मोटापा बहुत ज्यादा हो जाए, वजन बहुत ज्यादा हो, वजन की वजह से आपके जॉइंट्स पर प्रेशर आ रहा हो, तो उसकी वजह से भी समटाइम जॉइंट डैमेज हो जाते हैं। एजिंग, बुढ़ापे की वजह से होता है। और समटाइम हेरिडिटी, नस्ली होता है, खानदानी होता है। आपके फादर को, आपकी मदर को था तो ये उम्मीद है कि आपको भी हो जाएगा। तो इसलिए हेरिडिटी कंडीशन भी इसका एक मेजर फैक्टर है। सिम्टम्स क्या होंगे? पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में, और आपको खास तौर पे पेन फील होता है मूव करने में, चलने में, फिरने में, उठने बैठने में मुश्किल हो जाती है। स्टे एक्टिव रहना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट टू मूव और स्टे एक्टिव। इसी तरह से इसकी टाइप देखें तो एक तो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? आपके जॉइंट्स में ये जो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज खराब हो जाता है, और कार्टिलेज बहुत कम रह जाता है और इसकी जगह बोन्स आना शुरू हो जाती है। तो इससे आपका जो जॉइंट है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, और इस हार्डनेस की वजह से पेन फील होता है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, या आर्थराइटिस की सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है जॉइंट कार्टिलेज ब्रेक डाउन फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस। रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से जॉइंट कार्टिलेज खराब हो जाता है। ठीक है। एनकाइलोस एनकाइलोजिंग स्पॉन्डालोसिस, स्पॉन्डालाइटिस, ये कब होता है? ये तब होता है जब या तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में स्पॉन्डालोसिस हो जाए या डिस्क स्लिप हो जाए। तो इन चीजों की वजह से अगर आपका वर्टिब्रल कॉलम डैमेज हो रहा है, अगर आपके वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो फिर इस कंडीशन को कहा जाता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस। इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स इन द स्पाइन ऑफ लोअर बैक, ये ज्यादातर कंडीशन तब देखी जाती है। ये भी आर्थराइटिस की एक टाइप है। उसके बाद है गाउट। गाउट आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। ये यूरिक एसिड है, येलो कलर से जो बना हुआ है, ये है यूरिक एसिड। तो अगर यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा हो जाए और यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाए, तो आपके जॉइंट्स इस तरह स्वेल कर जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है गाउट। तो डिपोजिशन ऑफ हार्ड क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, इसमें बहुत ज्यादा पेन फील होता है, बहुत शदीद दर्द होता है, और आपके जॉइंट्स में ऐसे उंगलियों में गट्ठे बनना शुरू हो जाते हैं, मोटे मोटी उंगलियां। ठीक है ना, यानी कि उसके जो जॉइंट्स हैं ये ऐसे फैलकर बड़े हो जाते हैं। चौथी टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बहुत खतरनाक होता है। ये ज्यादातर आपकी इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। आपका जो अपना इम्यून सिस्टम है वो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन को बर्बाद कर दे, आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन को खराब कर दे। तो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड बन रहा था वो खत्म हो जाएगा। अब जब फ्लूइड डिस्चार्ज होना बंद हो गया तो कार्टिलेज भी खत्म हो जाएंगे, और आपके जो जॉइंट की बोन्स थी वो ऐसे हो जाएंगी। इस कंडीशन की वजह से आपका जो जॉइंट था, जो मूवेबल था, अब वो मूवेबल नहीं रहेगा, अब वो ऐसे हो गया, अब वो मूव नहीं कर पाएगा, अब वो फिक्स हो गया। तो इस कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बंदा उठ नहीं सकता, उठ गया तो बैठ नहीं सकता। इसका फिर आखिरी हल ये होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करके बोन को काटा जाता है और फिर यहाँ पे रबड़ के जॉइंट्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह के आर्थराइटिस को हम कहते हैं रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये अटैक, इम्यून सिस्टम अटैक करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन को। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, उसको क्रोनिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसको क्रोनिक आर्थराइटिस भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आपको? तो आज की क्लास में हमने जॉइंट के जितने डिसऑर्डर थे और बोन्स के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे उनको कवर अप किया। उसके अलावा जो इसके जो जॉइंट्स की टाइप्स थी उनको कवर किया। आज की क्लास में हम एंड कर रहे हैं। मुझे जरा आखिरी फीडबैक देते हैं हानिया और जवेरिया। बेटा आज के लेक्चर में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपको दोबारा समझनी हो? डिस्क स्लेब आपको समझ में आ गया, और इसी तरह से जो स्पाइनडोलोसिस था, शियाटिका था, आर्थराइटिस का, और जॉइंट्स की टाइप्स थी, सब क्लियर है बेटा? कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आपको करना हो? तो फिर मुझे बता दें, उसको मैं और क्लियर कर दूं, या उसके लिए हम कोई नेक्स्ट क्लास रख लेंगे। जल्दी से बता दें। हानिया और जवेरिया, बेटा क्लियर है सब कुछ? क्लियर, जवेरिया को तो क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। हानिया को भी क्लियर है। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा लेक्चर? कॉन्सेप्ट क्लियर होने, बायो समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि भाई किस तरह से चीजें आपकी बॉडी में बनती हैं, बीमारियां कैसे होती हैं, डिसऑर्डर कैसे जनरेट होते हैं, बहुत मुश्किल से एनिमेशन वगैरह जनरेट होती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा अच्छा फीडबैक दें ताकि और थोड़ा मोटिवेशन मिले इस चीज में। सही है बेटा? तो कोशिश करा करें, लर्निंग किया करें। इंशाल्लाह अनकरीब आपका एक टेस्ट होगा एमसीक्यूज का, तो वो हम रखेंगे इंशाल्लाह। और फिर वो आप मुझे टेस्ट अच्छा सा दें,
और इन लेक्चर्स को आप बार बार करें, इनकी वीडियो लेसन्स देखा करें ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, चलें, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।